हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने अमीटर के बारे में जानना शुरू किया था और गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। गैल्वेनोमीटर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनमें एक बहुत बेसिक डिवाइस होती है। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने का काम भी कर सकती है और पोटेंशियल मेजर करने का काम भी कर सकती है। गैल्वेनोमीटर कैसे करंट मेजर करती है वो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। हमने एक फॉर्मूला लिखा था BINA, उसको याद रखते हैं, बीना इक्वल टू सी थीटा, और वहाँ से हमने ये कैलकुलेट किया था कि जो करंट की वैल्यू होती है वो किस तरह से वहाँ से आएगी। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ पहले ये समझा देता हूँ कि गैल्वेनोमीटर से हम पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे। जब आप ये जान जाएंगे कि गैल्वेनोमीटर से पोटेंशियल कैसे मेजर होगा, फिर हम अमीटर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो देखो सुनो, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो बेटा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे है कि ये एक हमारी बैटरी है, ये एक रजिस्टर है, ये एक दूसरा रजिस्टर है, और मान लीजिए यहाँ एक रजिस्टर और है। मान लीजिए 3 रजिस्टर्स हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा रजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये मुझे पता करना है। पोटेंशियल नहीं पता करना मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। लेकिन जब हम लैंग्वेज क्वेश्चंस में देखेंगे या फिर किसी बुक में देखेंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। उस पोटेंशियल शब्द का मतलब ही यही है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो हमें अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इसका मतलब हुआ कि जो ये वाला पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस हमको चाहिए, क्योंकि इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस ही इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्या करिए, अपने गैल्वेनोमीटर को इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दीजिए। अब जिन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, गैल्वेनोमीटर को हम उन दो पॉइंट के बीच में ही कनेक्ट करेंगे और तब जाके हमें क्या मिलेगा, उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब सवाल आता है कि गैल्वेनोमीटर सर मेजर कैसे करेगा, हमें ये तो बताओ। तो मुझे बताओ बेटा, गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होके जाता है स्मॉल IG, इसकी वैल्यू तो हम लोग लिख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं। उसके लिए मैंने पिछली क्लास में फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था बेटा हमने, VINA बराबर है आपका C इंटू थीटा के। तो आपका जो ये I था बेटा, ये I क्या था, ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच का करंट ही तो था। जो आपका I था, ये I क्या था, ये था करंट इन द ब्रांच ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर में होके कितना करंट फ्लो हो रहा था, ये वही I तो था। अब मुझे पता करना है कि इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे बताओ बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के अक्रॉस है। अब ये जो मेरा गैल्वेनोमीटर है, इसका एक अपना रेजिस्टेंस होगा, और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैपिटल G से लिखा जाता है। जैसे जनरली रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से लिखते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैपिटल G से लिखते हैं। अब हमें ये पता करना है कि इस गैल्वेनोमीटर के जो ये पॉइंट्स हुए, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो मुझे बताओ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर किसी रेजिस्टेंस में हमें करंट मालूम है और उसका रेजिस्टेंस हमें मालूम है, तो हम जानते हैं उस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा उस गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट स्मॉल IG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का भी तो अपना एक रेजिस्टेंस होगा। गैल्वेनोमीटर में जो वायर लगाए गए हैं, जिस कॉइल में होके करंट फ्लो होता है, उस कॉइल का भी तो अपना रेजिस्टेंस होगा। तो गैल्वेनोमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, वो आ जाएगा IG, गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट, इंटू G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो ये कैपिटल G कौन है बेटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो कैपिटल G हमने लिखा है, ये कैपिटल G, ये कौन है, ये है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ ये कैपिटल G कौन है बेटा हमारा, ये है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब
स्केल कैसे बनेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो स्केल था, जब मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया कि गैल्वेनोमीटर का करंट वाला स्केल कैसे बनेगा, तो आप याद करो मैंने क्या बताया था कि जो हमारा प्रोटेक्टर होता है जिस पे 0 से लेके 180 डिग्री तक एंगल लिखे रहते हैं, उस पर आपको याद है 5 डिग्री को हमने क्या लिखा था कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? C अपॉन BNA से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस एंगल को। और जो एंगल की आपको वैल्यू लेनी है वो किस में लेनी है? हमेशा रेडियन में। फिजिक्स में हमेशा एंगल रेडियन में पुट किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो वोल्टेज का जो वैल्यू है वो इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है वो कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पे हम V का वैल्यू लिखेंगे। V क्या आएगा? गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट जो इस इक्वेशन से दिया जाएगा, तो वो आएगा बेटा कितना? C अपॉन BNA इंटू थीटा इंटू जी। तो वोल्ट मीटर का जो वैल्यू आया वो आया C इंटू जी अपॉन BNA इंटू थीटा। तो बेटा अगर आपको डिफ्लेक्शन मालूम है तो आप उस डिफ्लेक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? CG अपॉन BNA से। तो आपको क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो जो वोल्ट मीटर में जब इसका स्केल बनाया जाएगा तो स्केल कैसे बनाएंगे? तो मान लेते हैं कि जब हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, जब हमारा कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो हमारे वोल्ट मीटर का जो निडल है वो इस तरह से है, गैल्वेनोमीटर का। अब जैसे ही हम सर्किट में इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे और हम इन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब मेजर करेंगे तो इस गैल्वेनोमीटर की निडल थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का निडल यहाँ पर आ गया और मान लेते हैं यहाँ पे पहले 10 डिग्री लिखा हुआ था क्योंकि ये हमारा प्रोटेक्टर था, वही ज्योमेट्री बॉक्स वाला। यहाँ पे कितना लिखा था बेटा? मान लेते हैं 10 डिग्री लिखा था। अगर यहाँ पे बच्चों 10 डिग्री लिखा था तो बताइए पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा 10 डिग्री के करस्पॉन्डिंग? तो आप CG अपॉन BNA को 10 डिग्री से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ क्या आएगा? वोल्ट मीटर ये आएगा CG अपॉन BNA और 10 डिग्री से मल्टीप्लाई किया मतलब 10 इंटू पाई अपॉन 180। अगर आप बात करें मान लीजिए यहाँ वाले की, मान लो यहाँ लिखा है 20 डिग्री और आप सोचो आपकी निडल घूमते घूमते 20 डिग्री तक पहुँच गई। तो आपकी निडल अगर 20 डिग्री तक पहुँच गई तो पोटेंशियल कितना है? तो आप थीटा की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए? 20 डिग्री। तो यहाँ पे जो 10 डिग्री लिखा हुआ था ना बेटा, उस 10 डिग्री को वहाँ से मिटा दो, हटा दो और उस 10 डिग्री की जगह पे ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब बोलेंगे सर CG BN और A ये कहाँ से मिलेगा? तो जिस भी कंपनी ने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो कंपनी इस बात की जानकारी हमें देगी कि इसका C क्या है, इसका G क्या है, B क्या है, N क्या है और A क्या है, क्योंकि इन्हीं को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, तब हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल का वैल्यू। और वो पोटेंशियल कब होगा? जब निडल यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँचेगी। अब मान लो निडल घूम के यहाँ तक पहुँच गए 20 डिग्री तक, मान लो ये एंगल लेट से 20 डिग्री है, यहाँ तक आपकी निडल पहुँच गई। तो आप यहाँ पे 20 डिग्री को यहाँ से हटा दीजिए, मिटा दीजिए यहाँ से 20 डिग्री को और उसकी जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए C इंटू जी BNA इंटू थीटा। किस में लेना है? रेडियन में। तो कितना लिखेंगे? 20 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है। तो इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर का स्केल बनाते हैं जब गैल्वेनोमीटर को पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो कहते ऐसे हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम एज ए अमीटर भी यूज़ कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर को हम एज ए वोल्ट मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अमीटर और वोल्ट मीटर इन शब्द का मतलब उन डिवाइस से नहीं है, इन शब्द का मतलब है उस काम से जो वो डिवाइस करती हैं। अमीटर काम करती है करंट मेजर करने का, तो गैल्वेनोमीटर से भी करंट मेजर किया जा सकता है। वोल्ट मीटर काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का, तो गैल्वेनोमीटर से भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अमीटर की तरफ। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं और गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाइड करके हम लोग अमीटर बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको अमीटर के बारे में बताता हूँ। थोड़ा सा मीटर के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अमीटर को जो कनेक्ट किया जाता है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्यों कनेक्ट किया जाता है सीरीज में? क्योंकि जो करंट हमें मेजर करना है वो करंट अमीटर में से पास होना चाहिए, तभी तो अमीटर उस करंट की वैल्यू बता पाएगा।
ठीक है, अब सुनना। अब देखो बेटा, करंट को, गैल्वेनोमीटर को अमीटर से कैसे बनाते हैं। तो ऐसे कनेक्ट या फिर जॉइन, कनेक्ट शब्द लिख सकते हैं या फिर जॉइन लिख सकते हैं, जॉइन शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। जॉइन ए संट, जॉइन ए संट। अब बात आती है संट किसको कहते हैं, तो जो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है उसको संट कहते हैं। संट किसे कहते हैं बेटा, स्मॉल रेजिस्टेंस को हम संट कहते हैं। तो है कि कनेक्ट या फिर जॉइन ए संट, संट का मतलब हुआ स्मॉल रेजिस्टेंस, विद गैल्वेनोमीटर, विद गैल्वेनोमीटर, with galvanometer in parallel। आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर से बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो आपका गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा अमीटर में, मतलब जो नई चीज़ हमारे पास बन के तैयार हुई उसको हम अमीटर कहते हैं। तो आप बोलेंगे सर कौन बड़ा काम किए हो, एक रजिस्टर ही तो लगाए हो पैरेलल में। तो कोई बात नहीं बेटा, मॉडिफिकेशन बहुत छोटा सा है लेकिन है तो सही। तो हमने गैल्वेनोमीटर को बहुत थोड़ा सा मॉडिफाई किया और बहुत थोड़े से ही मॉडिफाई करने से वो हमारी एक नई डिवाइस बन गई, या फिर उस नए कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं अमीटर। अब ऐसा आपने सर क्यों किया, क्योंकि मुझे ऐसा आपने क्यों किया, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, इसका मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। ऐसा करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था मेरा मेजर द हायर करंट्स, मेजर द लार्ज करंट। I want to measure large currents। मेरा जो एम है, मेरा एम लार्ज करंट को मेजर करना है। तो लार्ज करंट मेजर करने के लिए मुझे गैल्वेनोमीटर में ये मॉडिफिकेशन करना पड़ा। अब आपका सवाल आएगा कि सर इस मॉडिफिकेशन से कैसे लार्ज करंट मेजर कर लेंगे। ठीक है, योर क्वेश्चन इज वैलिड, मैं उसका आंसर देने जा रहा हूँ, उसका आंसर देता हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था आपका कि सर इस छोटे से मॉडिफिकेशन से हम लार्ज करंट कैसे मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी बात का जवाब मैं आगे देने जा रहा हूँ, और इसी क्वेश्चन का आंसर है इस अमीटर का वर्किंग, कि अमीटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, सारी कहानी गैल्वेनोमीटर पे ही बेस्ड है। तो कैसे ये अमीटर काम करता है, वो अमीटर का काम सुनना। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्किंग ऑफ अमीटर। ठीक है बच्चों, वर्किंग देखना बहुत ध्यान से। ठीक है, और देखिए जो ये स्केल है ना, स्केल बनाना मैं चाहता हूँ आप सीखें। कितनी चीज़ें आप रटेंगे, आपको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम लोगों ने करंट मेजर कर लिया। तो देखो हमने किस किस चीज़ का हेल्प लिया था बेटा, हमने उस एंगल का हेल्प लिया जो वो निडल रोटेट करी, हमने इन पैरामीटर्स का हेल्प लिया, तब जाकर हमने ये मेजर किया कि वो करंट कितना था। ठीक है, तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि कैसे आपको करंट पता चला, आपने क्या क्या किया। तो मैंने आपको ये बताया कि मैंने क्या क्या किया उस करंट की वैल्यू को पता करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हमने उस डिफ्लेक्शन से करंट एवेल्युएट किया, करंट कैलकुलेट किया, कैसे हम उस डिफ्लेक्शन से करंट तक पहुँचे। सॉरी, सुनिएगा, वर्किंग तो होता क्या है बेटा, देखो। अच्छा पहले मैं आपको इसका एक सिमेट्रिक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है गैल्वेनोमीटर और इसके पैरेलल में एक संट कनेक्ट कर देते हैं। संट एक रेजिस्टेंस का ही नाम है, वो एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस है। तो छोटे रेजिस्टेंस को हम जनरली संट कहते हैं, बहुत छोटे रेजिस्टेंस को। और ऐसा कल्चर है कि उसका सिंबल भी आर नहीं दिया जाता, सिंबल दिया जाता है स्मॉल एस। ठीक है, ऐसा ट्रेडिशन है कि आप बोले सब मैं आर लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। अरे गलत कुछ नहीं है, ऐसा बस ट्रेडिशन है, उसका सिंबल दिया जाता है संट का स्मॉल एस।
जैसे कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, कैपिटल जी, बस ट्रेडिशन है। और ये अब मैं जो डॉटेड लाइन के अंदर बंद कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड अमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने में कोई बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ा, एक स्मॉल रेजिस्टेंस जाके पैरेलल में ऐड कर दिया। ये जो डॉटेड लाइन के अंदर है, दिस डिवाइस इज अमीटर, दिस डिवाइस इज अमीटर। तो फ्यूचर में हम लोग कैसे इसका डायग्राम बनाया करेंगे, पहले इसका रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। फ्यूचर में हम लोग ऐसे इसका डायग्राम बनाया करेंगे। ऐसे अमीटर के 2 टर्मिनल हो गए, और जिस ब्रांच में आपको करंट मेजर करना है, पिछली क्लास में मैं कनेक्शन बताया था, अमीटर के एक पॉइंट को एक पॉइंट पे ज्वाइन करिए और अमीटर के दूसरे पॉइंट को सर्किट में उस दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब मेन मुद्दा है कि चलो सर ठीक है सब कनेक्ट कर दिया, आप तो ये बताओ ये मेजर कैसे करेगा, कैसे हम छोटे से रजिस्टर की हेल्प से इस गैल्वेनोमीटर से हम लार्ज करंट मेजर कर पाएंगे, और उसको हम एक नया नाम भी देंगे, वो है अमीटर। कैसे, तो वो मैं समझा रहा हूं कैसे। देखो, आप ये समझो बेटा कि ये आपका सर्किट था, छोटा सा ही बना लेते हैं यार। आप ये समझो बेटा, ये आपका सर्किट था, और आपको सर्किट में इस वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा था वो करंट आपको मेजर करना था। मान लेते हैं इस वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपको मेजर करना है। तो आपने क्या किया, एक पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया और इस दूसरे पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा था। क्यों पता चल जाएगा, क्योंकि जो करंट यहाँ बैटरी से निकल के जो इसमें सीधे जा रहा था, अब वो सीधे नहीं जाएगा, वो ऐसे अब घूम के जाएगा, ऐसे अब थोड़ा अमीटर के अंदर घूम के जाएगा, और तब जाके मुझे पता चलेगा कि इस करंट आई का वैल्यू कितना है। इसका मतलब करंट आई ये अमीटर की तरफ आया और अमीटर ने इसको मेजर किया। अब कैसे मेजर किया वही वर्किंग मुझे बतानी है, तो इसको एक बार मुझे हटाना पड़ेगा, फिर मैं आपको वर्किंग समझाऊंगा। तो इसको हटाते हैं एक बार, देखिएगा। देखो बेटा, अब होगा क्या, सुनना बात को, होगा क्या कि ये था गैल्वेनोमीटर और ये था अमीटर, ये था शंट स्मॉल एस, और ये बन गया आपका अमीटर। तो आपसे मैं अमीटर के रेजिस्टेंस की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे कि सर देखो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और ये शंट दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर सर आप हमसे पूछोगे तो हम जवाब देंगे जी और एस का पैरेलल इक्विवेलेंट। तो आपका आंसर एकदम सही है, क्योंकि हमने इस डिवाइस का ही नाम तो अमीटर दिया है, जिसमें हमारा जी और एस दोनों किस में है, पैरेलल। तो कोई भी आपसे वो पूछ ले कि रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। दिस इज द पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ जी एन एस। अब ये हमारा पूरा बॉक्स आपका अमीटर है, और इस ब्रांच में करंट आया आई। अब इस करंट को इसने मेजर कैसे किया वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो इस वाली ब्रांच में करंट आया और इधर जो करंट चला गया वो चला गया स्मॉल आई जी। तो मुझे बताओ बच्चों, इधर करंट कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। गैल्वेनोमीटर उस वाले करंट को मेजर करेगा जो गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में फ्लो होके जाएगा। जब मैंने आपको गैल्वेनोमीटर को समझाया था तब मैंने बोला था कि गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है C अपॉन बी एन ए इंटू थीटा। दिस इज द करंट which is flowing through the galvanometer where theta is the deflection of the needle of the galvanometer। तो गैल्वेनोमीटर इस स्मॉल आई जी की वैल्यू मेजर करके देगा, बस और कुछ नहीं बताएगा वो। लेकिन इस स्मॉल आई जी की हेल्प से ही मैं ये बता सकता हूं कि ये स्मॉल आई कितना है। कैसे, जरा देखो। मान लेते हैं स्मॉल आई जी मेरे गैल्वेनोमीटर ने मेजर कर दिया, तो मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल आई जी इंटू जी। ये क्या है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर नॉट अमीटर, अक्रॉस गैल्वेनोमीटर।
हाँ, वो अमीटर के अक्रॉस भी है, वो बात एक अलग है। पर व्हाट इज आई? आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. What is G? Resistance of the galvanometer. Ig into G. This is potential difference across the galvanometer. हाँ, वो इस वाले केस में अमीटर का भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं. वोल्टमीटर वाले केस में ये अमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, तो इससे अच्छा आप इसको ऐसे ही याद करो ना. रेजिस्टेंस किसका? गैल्वेनोमीटर का. करंट किस में फ्लो हो रहा है? गैल्वेनोमीटर से. तो I इंटू जी क्या होगा? गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस. अगर वो किसी और चीज़ के भी बराबर आवे तो वो एक अनदर इश्यू है कि वही उसके बराबर है तो है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ कौन है? वो ये वाली चीज़ है. अब आप क्या करिए, जो ये संट है ना, इस संट के अक्रॉस भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए. अब किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता कितना है? रजिस्टर से पास होने वाला करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट कितना है? I माइनस आई जी. और संट का रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल एस. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस संट के अक्रॉस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है, और संट को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया गया है. मतलब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आएगा, चाहे गैल्वेनोमीटर से देख लो चाहे संट से देख लो. मतलब ये वैल्यू कैसी है आपस में? बराबर. ओके, अब देखो, स्मॉल एस का डिवाइड लगाइए, आई जी को इधर ले आइए, तो आई का जो वैल्यू आया बेटा वो आया. स्मॉल एस का डिवाइड लगाइए, आई जी को इधर ले जाइए, तो ये आया बेटा आई जी इंटू 1 प्लस जी अपॉन एस. दिस इज द आई. मतलब अगर आपको ये पता करना है कि आपके गैल्वेनोमीटर वाली आपका जो अमीटर है, ये आपका अमीटर है, दिस बॉक्स इज अमीटर. आपको अगर ये पता करना है कि आपके इस बॉक्स में कितना करंट एंट्री लिया, अगर आपको ये पता करना है, और इस बॉक्स में कितना करंट एंट्री लेगा, जितना करंट उस ब्रांच में होगा. तो अगर आपको ये पता करना है कि इस बॉक्स में कितना करंट एंट्री लिया, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं. कैसे? आप यहाँ पे स्मॉल आई जी का वैल्यू पुट करिए, उसको आप 1 प्लस जी अपॉन एस से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको वो स्मॉल आई बन जाएगा, स्मॉल आई मिल जाएगा जो उस ब्रांच में, उस अमीटर की ब्रांच में एंट्री लिया था. तो यहाँ पे हम स्मॉल आई जी को पुट करेंगे, तो हमारा जो आई का वैल्यू आया बेटा, करंट आई, उसका वैल्यू आ जाएगा आई जी. अच्छा, स्मॉल आई जी का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? आई का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कैपिटल आई जी इंटू 1 प्लस जी अपॉन एस. इस वाली वैल्यू को बोलते हैं रेंज ऑफ अमीटर. इसको बोलते हैं मैक्सिमम, इसको बोलते हैं रेंज ही बोल सकते हैं कि ये रेंज ऑफ अमीटर. बोलिए क्या दिक्कत है? हाँ यार, रेंज ऑफ अमीटर. रेंज ऑफ, जैसे कभी बोला ना कि ये 100 एम्पियर का अमीटर है, इसका मतलब है कि ये 0 से लेके 100 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है. कभी कोई बोले ये 50 एम्पियर का मीटर है, इसका मतलब वो 0 से लेके 50 एम्पियर तक मेजर कर सकता है. तो ये वो मैक्सिमम करंट है जिसको वो अमीटर मेजर कर सकता है. दिस इज द मैक्सिमम मेजरेबल करंट बाय दैट अमीटर. अब कोई बोल रहा है कि सर मान लो हमने इस करंट से ज़्यादा वाले करंट में इस अमीटर को लगा दिया, मान लो लगा दिया, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा बेटा, गैल्वेनोमीटर में बताई थी ना, वही बात यहाँ पर है, क्योंकि इन दी एंड मेजरमेंट तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू ही हो रहे हैं ना. आप कहे अमीटर रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे तो काम गैल्वेनोमीटर ही कर रहा है ना. तो अगर आपने ज़्यादा करंट अलाउ किया फ्लो करने को, तो गैल्वेनोमीटर की निटिल जाएगी और उस स्टॉपर से जाके, जो उसको यहाँ रोकने के लिए स्टॉपर लगा होगा, उससे जाके टकरा जाएगी और टूट जाएगी. तो डिवाइस हो गई खराब, दूसरी लाइए खरीद के. ठीक, तो ये हुआ रेंज ऑफ अमीटर. अब कई बार क्या होता है ना, अब मैं आपको ऐसा बताऊंगा, कई बार ऐसे देखने को मिलेगा. अब मान लो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो इफ G अपॉन एस इज वेरी वेरी लार्ज. अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा हमेशा होगा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है. मैं कह रहा हूं अगर ऐसा हुआ तो. कैसा? अगर ऐसा हुआ तो, इफ लगा है, इफ आपकी फर्स्ट रैंक आई तो हम आपको आईफोन दे देंगे. इफ बहुत बड़ा है, तो इफ है कि G अपॉन एस अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हुआ, G अपॉन एस वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हुआ,
तो मुझे बताइए जी अपॉन एस में वन को ऐड करके हम कर क्या लेंगे, कोई मतलब नहीं है। हाथी का वजन करो चाहे हाथी प्लस चींटी का वजन करो, बात तो एक ही है। चींटी के बैठ जाने से कौन हाथी के वजन को खास फर्क पड़ गया? हाँ फर्क पड़ा, पर इतना थोड़ी फर्क पड़ गया कि हम बोलेंगे फर्क पड़ गया, चींटी हाथी का वजन बढ़ गया। अरे है कितनी सी चींटी। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा जी अपॉन एस एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर है तो उसमें वन को ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता। उस वाले केस में इस आई मैक्सिमम को मैं रफली क्या लिख सकता हूं बेटा, दैट कैपिटल आई जी इंटू जी अपॉन एस। इसको ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ऐसा कब लिखा जाएगा? जब आपका जी अपॉन एस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक। अब सुनना मेरी बात, अब मैं लिखता हूं रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, उसके बारे में बात करता हूं। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। ऐसा करते हैं इसमें जी का डिवाइड लगा देते हैं, तो ये आया एस अपॉन 1 प्लस एस बाई जी, ठीक। ये हुआ। फिर से मैं सेम बात बोलने जा रहा हूं कि मान लो बेटा इफ G is very very large compared to S, तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर को लगभग हम संट के बराबर ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाली चीज आपकी बहुत छोटी हो जाएगी। अगर G बहुत बड़ा है तो S अपॉन G क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा। अब यार जब ये बहुत छोटा है तो इसको वन में ऐड करके कर क्या लोगे? अरे बहुत छोटा है वो, समंदर में से एक लोटा पानी ले लिया, समंदर का कुछ बिगड़ा क्या? कुछ नहीं बिगड़ा उसका। तो वही मैं कह रहा हूं बेटा कि वन में हम जी एस अपॉन जी को ऐड अगर करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एस अपॉन जी बहुत छोटा नंबर है। क्यों बहुत छोटा नंबर है? क्योंकि जी बहुत बड़ा नंबर है। और कई बार जब ये एस जो है संट, इसको हम लगभग जीरो भी यूज कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। We can use for calculation purpose, we can use s equal to 0 in this situation only for the calculation purpose। पर theoretical discussion में वो जैसे आप लोग लिमिट्स पढ़ते हो ना मैथ में, h टेंडिंग टू 0, लेकिन वो 0 नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप उसे 0 ही पुट करते हो, लेकिन वो 0 नहीं है। तो वही वाली बात है कि कैलकुलेशन पर्पज के लिए उसे आप 0 पुट कर लेना, लेकिन वो 0 नहीं है। आप कोई बोलेगा सर क्यों 0 पुट कर लें? इसके सपोर्ट में मैं एक आर्गुमेंट देना चाहूँगा। मान लो मेरे सर्किट में 5 ओम का रेजिस्टेंस है। जनरली 5 ओम तो बहुत छोटा हो गया, जनरली थाउजेंड्स ओम में रेजिस्टेंस होते हैं। 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 1/2 किलो ओम, इस तरह से रेजिस्टेंस होते हैं बड़े बड़े। इतने छोटे रेजिस्टेंस नहीं होते, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ये बहुत छोटे रजिस्टर हैं। डेली लाइफ में आप अपने जीवन में जिन रेजिस्टेंस से आपका काम पड़ता है वो रेजिस्टेंस किलो ओम में होते हैं। 5 किलो ओम, 10 किलो ओम, 100 किलो ओम, इस तरह से वो रजिस्टर होते हैं। तो अगर मान लो सर्किट में 1000 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है या 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, अरे 10 किलो ओम, अरे 1 किलो ओम का भी रेजिस्टेंस लगा है, अरे 500 ओम का भी रेजिस्टेंस लगा है, तो एक रेजिस्टेंस मिली ओम का और एक रेजिस्टेंस 500 ओम का। उस 500 ओम में उस मिली ओम को ऐड करके या बिना ऐड करके आप कर क्या लेंगे? कुछ नहीं। तो जब सर्किट में बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस अवेलेबल हों, उस वाले केस में एक मिली ओम वाले रेजिस्टेंस को काउंट करने का, कंसीडर करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। इसलिए अगर सर्किट में बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस हैं तो संट को आप कैलकुलेशन पर्पज के लिए 0 यूज करें, कोई गलत बात नहीं होगी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका अमीटर है वो अमीटर कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, अमीटर इतना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, और उस अमीटर का ये रेजिस्टेंस होता है। और ये कंडीशन है कि अगर आपका जी बहुत ज़्यादा हो जाए एस से, तो उस वाले केस में आप संट को कैलकुलेशन के लिए लगभग 0 यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम करंट का वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट यूज करते हैं या फिर एक बहुत आइडियल सिचुएशन में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक बात और की जाती है और वो है आइडियल अमीटर। मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए,
इसको हटा देते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा देखो सुनो, आपके मन में एक सवाल आएगा, सवाल नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा या किसी बुक में मिलेगा आपको। कोई ये बोले सर हम संट को मान लो एग्जैक्ट 0 लगा दिए तो गैल्वेनोमीटर काम ही नहीं करेगा। बोले सर क्यों काम नहीं करेगा, आप तो चाहते थे ना छोटा लगाओ, तो मान लो हम तो 0 ही लगा दिए, तो आप जो चाहते थे वही कर दिया। तो बेटा देख, अगर तूने 0 रेजिस्टेंस लगा दिया ना तो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में कोई करंट जाएगा ही नहीं, और जब गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में कोई करंट जाएगा ही नहीं तो कोई डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, कोई डिफ्लेक्शन जब आएगा ही नहीं तो स्मॉल आई जी का कोई वैल्यू आएगा ही नहीं, और स्मॉल आई जी का कोई वैल्यू नहीं आएगा तो इस आई का कोई वैल्यू आएगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए इसको एग्जैक्ट 0 कभी नहीं करना है, लगभग छोटा, लगभग टेंडिंग टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, ओके। चलिए अब आपको मैं, ठीक है, अब देखिए कुछ सवाल देख लेते हैं। हाँ, आइडियल एमीटर की बात मैं कर रहा था, तो हम लोग एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट यूज करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन हम बात करते हैं। हम एक बात करते हैं आइडियल एमीटर। तो क्वेश्चन में अगर एमीटर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है और क्वेश्चन में कोई ऐसा हिंट भी नहीं है कि वो एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है, तो आप उस एमीटर के रेजिस्टेंस को 0 ही मानेंगे। और जो आइडियल एमीटर होता है इनका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा, 0। तो अगर आपके क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं दी गई है, अगर आपके क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं दी गई है कि वो एमीटर रियल एमीटर है, तो आप उसे क्या मान के चलेंगे, आइडियल। मतलब अगर कुछ नहीं बोला है और आपके ऊपर चॉइस है कि आप उसे कैसा मीटर माने, तो आप उसे आइडियल एमीटर मानेंगे। अब मान लो सवाल में ऐसा, सवाल में डायरेक्टली तो नहीं बोला कि उसका कुछ रेजिस्टेंस है, लेकिन मान लीजिए थोड़ा घुमा के उसने बोल दिया कि उसका रेजिस्टेंस है, तो आप उसे आइडियल नहीं मान सकते। तो आपको सवाल की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए और लैंग्वेज से ये आपको पकड़ में आना चाहिए कि इसको हमें आइडियल लेना है या रियल लेना है। अगर सवाल में कोई भी इस तरह का हिंट नहीं है, किसी भी तरह से डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी सवाल में अगर कोई हिंट नहीं है, तो आप उस एमीटर को कैसा मानोगे बेटा, आइडियल एमीटर, ठीक। अब देखिए, और आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, वो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। तो कुछ नहीं बोला जाएगा तो हम क्या मान के चलेंगे, आइडियल एमीटर। अब किस तरह से आइडियल एमीटर के हम लोग सवाल करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। तो देखिए, अच्छा, अब कई बार ये पूछा जाता है कि हमें एक बहुत हाई रेंज का मीटर बनाना है, तो हाई रेंज का मीटर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप सोचो, अगर आपको आई मैक्स की बहुत लार्ज वैल्यू चाहिए तो आपका संट बहुत छोटा होना चाहिए। संट जितना छोटा होगा, रेंज की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी, आपका अमीटर उतनी ज़्यादा रेंज का मीटर कहलाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, एक सेकेंड। हाँ भाई देखो, अब क्वेश्चन ये है कि हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर से हमको एक अमीटर बनाना था। गैल्वेनोमीटर से क्या करना था, एक हमें अमीटर बनाना था। तो गैल्वेनोमीटर के हमने पैरेलल में एक संट लगाया, एक रेजिस्टेंस लगाया, और ये जो बॉक्स बन के तैयार हो गया, ये बॉक्स बन के तैयार हो गया, दिस इज अमीटर। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, दिस बॉक्स इज अमीटर। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो भी ये करंट यहां से फ्लो के आ रहा है, इस करंट का 90% करंट इधर जा रहा है। जो भी करंट वहां से फ्लो के आ रहा है ना, उसका 90% जो करंट है वो संट से फ्लो हो रहा है। तो आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर का अगर रेजिस्टेंस अगर 99 ओम है, जी का वैल्यू अगर 99 ओम है, तो आपको बताना है इस संट का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन है मेरा, फाइंड आउट संट। तो क्वेश्चन है कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ संट, और ये मेरा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कितना, 99 ओम। तो सॉल्व करो इसको।
ठीक है, अब देखो भाई, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब मुझे ये बात बताओ, जितना भी करंट है उसका अगर 90% इधर जा रहा है तो 10% उधर जा रहा होगा, और 10% कितना होता है 1/10, तो 10% होता है आपका कितना 1/10। तो इधर जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा बेटा, इधर जो करंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा होगा I/10। तो इधर कितना करंट ज़्यादा होगा, इधर ज़्यादा होगा 9I/10। वेरी गुड, क्योंकि 90% ज़्यादा है इधर। तो आप I का 10% निकालो, कितना आएगा I/10, और I का 90% निकालो, कितना आएगा 9/10। अब आप जानते हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होना चाहिए उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस शंट के अक्रॉस होना चाहिए। तो आप क्या इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे G × I/10 बराबर होना चाहिए शंट स्मॉल s × 9I/10। तो शंट s का जो वैल्यू आया बेटा वो आया कितना G/9। G का वैल्यू कितना है 99 ओम, तो S का वैल्यू कितना आएगा 99/9, ये आंसर आएगा 11 ओम। ठीक, इसको लिख लो। और सुनिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक आपका सर्किट है। और देखिए ये अगला जो क्वेश्चन है इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको ये सिखा के जाएगा कि जो आगे वाले इंस्ट्रूमेंट हमारे आएंगे उनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ये सिखाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 वोल्ट का बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस। मैं आपसे बोलूं इस ब्रांच में, इस सर्किट में करंट बताइए, आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 5 एम्पियर करंट है। 10th वाले से पूछें वो भी बता देगा, बिल्कुल सही बात है। 5 एम्पियर इज द करंट इन दिस सर्किट। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो करंट मुझे मेजर करना था इंस्ट्रूमेंट से, और मैंने एक अमीटर ज्वाइन किया। मैंने क्या ज्वाइन किया, एक अमीटर ज्वाइन किया। और जो मैंने अमीटर ज्वाइन किया वो मेरा आइडियल अमीटर नहीं था, वो मेरा रियल अमीटर था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ब्रांच में एक अमीटर लगाया। यहां पे मैंने इस ब्रांच में क्या किया बेटा, एक अमीटर कनेक्ट किया। और उस अमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना वो 0 नहीं है, मतलब वो आइडियल अमीटर नहीं है, वो रियल अमीटर है, और उसका रेजिस्टेंस है 0.5 एम्पियर। इस 0.5 ओम, ओफो 0.5 ओम। अब मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि बताइए इस अमीटर के लगाने से करंट में कितना चेंज आया सर्किट में। या फिर आप ऐसा करिए, दोनों केस में इस वाले सर लेफ्ट वाले में करंट का रीडिंग बताइए और करंट की वैल्यू बताइए, और राइट वाले में करंट की रीडिंग बताइए। मैं रीडिंग शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैंने वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, दैट इज अमीटर। ठीक, अब देखिए इस वाली ब्रांच में कोई भी बच्चा मुझे नहीं लगता गलत करेगा, खुलेआम सब बोलेंगे सर 5 एम्पियर। उसका क्या आएगा, तो देखो मेरी बात सुनो बेटा, अमीटर लग जाने से हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। वो तो डेली लाइफ में फर्क पड़ता है, अमीटर लगा लो मेजर कर लो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी सवाल में जहां अमीटर लगा हुआ है हमें उस अमीटर को हटा के उसकी जगह उसका रेजिस्टेंस लगा लेना है और उस सर्किट को सॉल्व करना है और उस वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर से बताता हूं, जिस ब्रांच में अमीटर लगा है, जिस ब्रांच में अमीटर लगा है उस अमीटर को आप हटा दीजिए और उस अमीटर के जगह पर उस अमीटर का रेजिस्टेंस लगा लीजिए और पूरा सर्किट सॉल्व करिए और ये पता करिए कि उस अमीटर वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। उस अमीटर वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही करंट की वैल्यू उस अमीटर की रीडिंग होगी। तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑन पेपर प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे लिए तो इवन और टेंशन ही बढ़ गई कि हमें अब अमीटर का एक रेजिस्टेंस और लगाना है। जितने सर्किट में होंगे वो तो हैं ही, एक और लगाना है अमीटर का, तो लगा के सॉल्व करते हैं। तो ये 2 ओम है, ये वही सर्किट है, ये 2 ओम है और ये 10 वोल्ट की बैटरी एकदम आइडेंटिकल सर्किट है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस 2 ओम नहीं होगा बेटा।
इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 2.5 ओम। तो इस वाले करंट को अगर मैं I1 बोलूं और इस वाले करंट के वैल्यू को मैं I2 बोलूं, तो I2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, कितना आएगा बच्चों, वो आएगा आपका 10/2.5। कितना आएगा, सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई, ये इसको नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 आएगा। तो देखो, जो करंट हम मेजर करना चाहते थे, सर्किट में जो एक्चुअल करंट था वो था 5 एम्पियर। जो करंट हमको मेजर करना था, जो सर्किट में एक्चुअली करंट था, दैट वाज द 5 एम्पियर। और जब मैंने अमीटर लगाया तो अमीटर लगाने से तो मेरा सर्किट ही बदल गया ना। क्यों बदल गया, क्योंकि अमीटर का अपना रेजिस्टेंस है, तो आपने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया सर्किट में, तो आपका सर्किट ही बदल गया, तो सर्किट का करंट ही बदल जाएगा। मतलब जिस चीज को मेजर करना चाह रहे थे वो तो मेजर कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमीटर लगाते ही हमारा रेजिस्टेंस सर्किट का चेंज हो जाएगा, तो सर्किट में फ्लो होने वाले करंट ही चेंज हो जाएंगे। तो हम मेजर किसको करेंगे, वो चीज तो चेंज हो गई, तो हम तो उनको मेजर करेंगे जो चेंज होने के बाद हैं, चेंज होने से पहले को तो हम मेजर कर ही नहीं सकते। तो देखिए, ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि बिना मरे आप ये पता नहीं कर सकते कि मरने के बाद क्या होगा। तो वही वाली बात यहाँ पर है कि आपको एक्चुअल करंट आपको मेजर करना है, तो आप उसे मेजर कर ही नहीं सकते। और जब आप एक्चुअल करंट मेजर करने जाएंगे, तो जैसे ही आप कोई डिवाइस कनेक्ट करेंगे वो सर्किट ही चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि आपकी डिवाइस का एक अपना रेजिस्टेंस भी तो होगा। तो आप उसका देखा जाए तो एक्चुअल रेजिस्टेंस, एक्चुअल करंट आप अमीटर की हेल्प से कभी पता नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं कि रीडिंग में एक एरर आती है। रीडिंग में क्या आती है, एरर आती है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए एरर कितनी है, परसेंटेज एरर मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो भाई साहब, मेजर कौन करना था अपने को, 5 एम्पियर, लेकिन हमने जो मेजर किया है वो करंट कौन है, 4 एम्पियर। क्यों 4 एम्पियर, अरे इस ब्रांच में जो फ्लो हो रहा है वो 4 एम्पियर ही तो है। ये अमीटर उसी को तो मेजर करेगा जो उसमें फ्लो हो रहा है, और वो फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर को मेजर करेगा, जबकि असली में करंट 4 एम्पियर था ही नहीं। इस वाले सर्किट में जो करंट था वो 4 एम्पियर नहीं था, वो कितना था, 5 एम्पियर था। तो परसेंटेज एरर मेजर किया हमने 4, करना कौन था, 5/5 × 100 करना ये था, किया उसको। तो एरर हमारी ये नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी मतलब हमने थोड़ा कम मेजर किया है। और आंसर कितना आएगा बेटा, यह है -20%। तो देख लो भाई, कितनी सिग्निफिकेंट एरर आ जाती हैं कैलकुलेशन में। हाँ, तो देखो एक प्रॉब्लम और देखते हैं। अच्छा, एक बात और सुनो मेरी। अब आप ये सोचो, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता, बहुत कम होता, तो ये जो I2 है ये नियरली I1 के बराबर हो जाता। क्योंकि अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस और इस सर्किट का रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाएंगे तो इनके करंट भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो अगर अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, तो इनके रेजिस्टेंस नियरली इक्वल हो जाएंगे, तो ये I1 और I2 की वैल्यू भी नियरली इक्वल हो जाएंगी। तो जो मेरी ये एरर आएगी, ये एरर उतनी कम आएगी, उतनी ज़्यादा एरर नहीं आएगी मेरी। ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं कि संट को बहुत छोटा रखना चाहिए। जिस अमीटर का संट जितना छोटा होगा, हमारी रीडिंग उतनी एक्यूरेट होगी। 100% एक्यूरेट तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन क्लोज टू 100%, लगभग अगर हम 90% भी करेक्ट हैं या 95% भी करेक्ट हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, अब सुनना, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करें, मेरी मर्जी। मैं अमीटर को चाहे तो वोल्ट पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, क्यों, मेरी मर्जी, मुझे कौन रोकेगा। आपके हाथ में सर्किट है, आप जहां चाहे वहां कनेक्ट करो, बहुत सही बात है भाई। अमीटर आपके हाथ में है ना, जहां चाहे वहां कनेक्ट करो, खराब हो जाएगा तो चले आना। तो ये एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ आपने एक अमीटर लगा दिया, पैरेलल लगाया। बोले क्यों लगाया सब पैरेलल में, अरे हमारी मर्जी, हमारे हाथ में अमीटर, हमारे हाथ में सर्किट, हम कनेक्शन कर दिए तो कर दिए। ठीक है सर, कर दिए। अब मेरा मुद्दा ये है कि इस अमीटर का रीडिंग बताओ। क्या ये अमीटर इस ब्रांच का करंट बताएगा? बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि इस ब्रांच में जितना करंट फ्लो होगा वो पूरा का पूरा करंट इस अमीटर में नहीं जाता।
क्या ये अमीटर इस बैटरी से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बताएगा? जवाब नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा करंट इस अमीटर में जा ही नहीं रहा। अच्छा, अमीटर का रेजिस्टेंस आपको सवाल में दिया गया है, दैट इज 3 ओम। अमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया सवाल में, ये आइडियल अमीटर नहीं है, ये रियल अमीटर है और उसका रेजिस्टेंस है 3 ओम। और आपसे पूछ लिया बताओ क्या रीडिंग किसकी? अमीटर की। तो देखो कैसे बताएंगे, सॉल्व करके बताते हैं। देखो तो देखो, फिर मैं बोलता हूँ कि हमारे सॉल्व करने में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा बेटा, हमारे लिए तो उल्टा एक टेंशन और बढ़ गया कि सर्किट में पहले जितने रजिस्टर हैं उनको तो डील करना ही करना है, ये अमीटर के रेजिस्टेंस को लगा के इसको भी डील करना है। तो हमारे जीवन में कोई आसानी नहीं हुई, मतलब ऑन पेन पेपर, ऑन थियोरेटिकल पर्पज, ऑन क्वेश्चन पर्पज अमीटर से हमें फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन डेली लाइफ में फ़ायदा हो जाता है क्योंकि हम लगभग करंट मेजर कर पाते हैं। तो हमारे लिए तो टेंशन का ही काम है। क्यों? क्योंकि एक 3 ओम और लगाना पड़ेगा 6 के पैरेलल में, थोड़ा काम बढ़ ही गया, घटा तो नहीं। तो आपको जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे अमीटर हो, चाहे गैल्वेनोमीटर हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आप क्या करेंगे? उस इंस्ट्रूमेंट को भगा के उसकी जगह उसका रेजिस्टेंस लगा लेंगे, और उसकी जगह जब उसका आप रेजिस्टेंस लगा लेंगे और फिर आप वैसे ही सर्किट सॉल्व करेंगे जैसे सर्किट आप आज से पहले सॉल्व किया करते थे। वही किरचॉफ लूप लॉ, वोल्टेज लॉ, वही पोटेंशियल डिफरेंस IR, वही सारी बातें A to Z। तो आप ऐसा करिए, वहां पे 3 ओम पैरेलल में लगा दीजिए। 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में कितना आ जाएगा आपका? 2 ओम। 6 और 3 पैरेलल में है ना, तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को भगा के यहाँ 2 लगाएंगे, और ये कौन है? 3। 2 और 3 सीरीज में कितना आएगा? 5 ओम। और बैटरी है कितने की? 10 वोल्ट की, तो करंट कितना है? 10/5 2 एम्पियर। तो ये वाला जो I है इसकी वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। लेकिन ये 2 एम्पियर पूरा का पूरा इधर नहीं जाएगा, इधर कुछ जाएगा I1 और इधर कुछ जाएगा I2, और आपका अमीटर इस I1 को मेजर करेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, तब मैंने बोला था इस करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को याद रखना। करंट जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ता है। पैरेलल में करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ता है। तो यहां से जो ये 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इसका कुछ हिस्सा इधर गया और कुछ हिस्सा इधर गया। तो क्वेश्चन ये है कि इधर कितना गया, क्योंकि अमीटर उसी को तो मेजर करेगा जो उसकी ब्रांच में गया। तो हमें I1 पता करना है। I1 इज द रीडिंग ऑफ अ मीटर। ये कितना आएगा? ये आएगा 1/3, इनवर्स में बोला था मैंने, 1/3 + 1/6 इंटू 2। तो ये आया 6/3 + 6 इंटू 2। तो ये आया आपका 12/9। तो ये आया 4/3 एम्पियर। ठीक, तो आपका जो अमीटर है इसका रीडिंग कितना आएगा बेटा? 4/3 एम्पियर। ठीक, तो ठीक है बेटा, इसको पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो कांटेक्ट करिएगा, डिस्कशन किया जाएगा। और देखिए, अभी जब मैं करंट को ख़त्म कर लूँगा तो करंट के बाद जो हमारा कैपेसिटर है और जो ये करंट है, इन दोनों चैप्टर की एक्सरसाइज 3 जो PYQ है, जो एक PDF आपसे शेयर किया गया था, उसका सॉल्यूशन मैं करूँगा। तो एटलीस्ट आप कुछ भी नहीं करें यार, तो PYQ जरूर सॉल्व करें, क्योंकि एटलीस्ट उनका वीडियो सॉल्यूशन है आपके पास, आप देख सकते हैं। तो कोई आदमी कुछ भी नहीं करे ना, तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर तो किया करो यार। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।